मैं डॉक्टर सुनीता गुप्ता, बीबीडी राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा। क्लास बीकॉम पार्ट सेकंड, सब्जेक्ट एबीएसटी, पेपर सेकंड, कॉस्ट अकाउंटिंग। हमने पहले विभिन्न जो भी अपने टेक्निकल टर्म्स थी, तकनीकी शब्द थे, उनकी परिभाषाएं मैंने आपको बताई थी। फिर मैंने आपको लागत लेखांकन के उद्देश्य बताए थे। आज हम लागत लेखांकन के लाभ या महत्व को देखेंगे। वर्तमान युग में लागत लेखांकन पद्धति अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल रही है और इससे प्रबंधकों, श्रमिकों, सरकार एवं जनसाधारण सभी को इससे अनेक लाभ हैं। पहला हम देखते हैं प्रबंधकों को लाभ। प्रबंधकों को इससे कई प्रकार से लाभ मिलते हैं। जैसे लागत लेखांकन के जो ऑब्जेक्ट है उसमें आपने देखा था, उससे हमें बिल्कुल क्लियर है कि लागत लेखांकन सिर्फ लागत अभिलेखन व लागत निर्धारण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लागत लेखांकन प्रबंधन नियंत्रण का एक प्रभावी उपकरण भी बन गया है। लागत लेखांकन का इन कार्यों में पग पग पर महत्वपूर्ण योगदान है। प्रबंधकों को लागत लेखांकन से निम्न क्षेत्रों में सहायता मिलती है। जैसे कि पहला है लागत के क्षेत्र में। लागत लेखांकन से लागत निर्धारण एवं लागत नियंत्रण में निम्नलिखित प्रकार से सहायता मिलती है। पहला फर्स्ट पॉइंट, लागत लेखों द्वारा उपलब्ध सूचना से सही सामग्री, सही मूल्य पर सही समय पर खरीदना हमारा पॉसिबल हो पाता है। सामग्री क्रय लागत, संग्रहण लागत व सामग्री क्षय पर भी नियंत्रण हो जाता है। दूसरा, अप्रत्यक्ष खर्चों पर रोक लगाई जा सकती है। तीसरा, मशीनों व यंत्रों के समुचित रख रखाव से इनकी टूट फूट व कार्य हानि पर नियंत्रण किया जा सकता है। चौथा, वास्तविक परिणामों की लक्ष्य से तुलना करके लागत पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। इस प्रकार से लागत के क्षेत्र में प्रबंधकों को कई प्रकार से लाभ प्राप्त होता है। दूसरा है विक्रय के क्षेत्र में। लागत लेखांकन से प्रबंधकों को विक्रय के क्षेत्र में भी निम्नलिखित निर्णय लेने में सहायता मिलती है। पहला, टेंडर मूल्य क्या रखा जाए। दूसरा, किस क्षेत्र में अधिक मात्रा बेची जाए और किस क्षेत्र में कम। तीसरा, विक्रय मूल्य में क्या परिवर्तन किया जाए। चौथा, क्या मूल्य रखें कि पूंजी पर या विक्रय मूल्य पर पूर्व निर्धारित लाभ मिल सके। पाँचवा, निर्यात करें या नहीं करें तो किस मूल्य पर। और पाँचवा, कम से कम क्या विक्रय मूल्य हो कि न लाभ हो न हानि। ये सभी निर्णय लागत लेखांकन द्वारा प्रदत्त सूचनाओं के आधार पर लिए जाते हैं। थर्ड, लाभ के क्षेत्र में प्रबंध को ये सूचना वित्तीय लेखों से ज्ञात हो जाती है कि इस वर्ष कितना लाभ हुआ, जबकि कॉस्ट अकाउंटेंसी या लागत लेखांकन से प्रबंध को कुल लाभ के साथ साथ भावी लाभ के अनुमान की भी सूचना मिलती है। कुल लाभ का एनालिसिस करने पर कई सूचना ज्ञात होती हैं, जैसे किस विभाग से कितना लाभ हुआ, किस प्रक्रिया से कितना लाभ हुआ। एक ही विभाग में अलग अलग वस्तु का अगर हम विक्रय करते हैं तो प्रत्येक वस्तु से कितना लाभ हो रहा है। ये सभी सूचनाएं हमें लागत लेखांकन से प्राप्त होती हैं। चौथा है अन्य क्षेत्रों में। प्रबंध को उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के निर्णय, जैसे संयंत्रों की पुनर्स्थापना, नए संयंत्र की स्थापना, वैकल्पिक सामग्री का प्रयोग, किस पुर्जे को कारखाने में निर्मित करें या बाजार से क्रय करें आदि भी लागत लेखांकन द्वारा ही सूचना प्राप्त होती है। इस प्रकार आपने देखा कि लागत लेखांकन से प्रबंधकों को क्या क्या लाभ मिलते हैं। दूसरा, हम देखेंगे कर्मचारियों को लाभ। इससे लागत लेखांकन से कर्मचारियों को भी लाभ मिलता है। प्रबंधकों को ही लाभ नहीं मिलता, बल्कि संस्था के प्रत्येक कर्मचारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ की प्राप्ति होती है। जैसे कार्य दशाओं व कार्य का अध्ययन करके प्रत्येक व्यक्ति को इसकी रुचि एवं क्षमता के अनुसार कार्य दिया जाता है। इससे उनकी कार्य क्षमता व पारिश्रमिक में वृद्धि होती है। सेकंड, प्रबंध द्वारा कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए कई प्रकार की प्रेरणात्मक योजनाएं लागू की जाती हैं, जिससे कर्मचारियों के कुल वेतन में वृद्धि होती है। तीसरा, कार्य कुशल श्रमिकों को पुरस्कार व अकुशल को दंड की व्यवस्था होने पर श्रमिकों में असंतोष नहीं होता, इससे कार्य करने का अच्छा वातावरण बनता है। तीसरा, सरकार को लाभ। लागत का अनिवार्य अंकेक्षण होने पर सरकार विक्रय मूल्य तय करके मुनाफाखोरी पर रोक लगा सकती है। कम मूल्य पर ज़्यादा वस्तुओं का निर्माण
व विक्रय होने से सरकार को अधिक कर प्राप्त होता है। चौथा, विनियोजकों को लाभ। लागत लेखांकन द्वारा संस्था की पूंजी का विनियोजन अलाभकारी योजना के स्थान पर लाभकारी योजना में करना संभव होता है। इससे सभी विनियोजन सुरक्षित रहते हैं। और लास्ट, उपभोक्ताओं को लाभ। लागत लेखांकन में लेखापाल द्वारा लागत न्यूनीकरण का प्रयास करने से, यानी लागत को न्यूनीकरण का मतलब है कम करने का प्रयास करने से उपभोक्ता को सस्ते मूल्य पर श्रेष्ठ किस्म की वस्तु उपलब्ध हो जाती है। इससे उपभोक्ता को उसके द्वारा व्यय की गई राशि की अधिकतम उपयोगिता मिलती है। इस प्रकार हमने देखा कि लागत लेखांकन के अनेक लाभ होने पर भी इसके कई प्रकार से लाभ मिलते हैं। आगे हम देखेंगे लागत लेखांकन की प्रणालियाँ। लागत लेखांकन की आपको प्रणालियाँ, सिस्टम्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें पहला है ऐतिहासिक लागत निर्धारण। ऐतिहासिक लागत निर्धारण में इसमें हम देखते हैं कि इस प्रणाली में किसी वस्तु, उपकार्य या प्रक्रिया की लागत निर्माण कार्य होने के पश्चात ही ज्ञात की जाती है। यह उस वस्तु की वास्तविक लागत होती है। प्रमाप लागत निर्धारण का प्रयोग करने पर भी तुलना हेतु वास्तविक लागत की गणना आवश्यक है। दूसरा, अनुमानित लागत निर्धारण। लागत लेखांकन का महत्वपूर्ण कार्य लागतों एवं विक्रय मूल्य के संबंध में अनुमान लगाना है, जिससे कि भविष्य का पूर्वानुमान लगाकर उसके अनुसार नीति निर्धारित की जा सके। तीसरा, प्रमाप लागत निर्धारण। किसी वस्तु का निर्माण होने से पूर्व ही विशिष्ट कार्य दशाओं में प्रति इकाई सामग्री, श्रम व उपरिव्यय की गणना को प्रमाप लागत कहते हैं। प्रमाप लागत की गणना करके वास्तविक लागत से इसकी तुलना की जाती है और इन दोनों के अंतर को विचरण कहते हैं। इसके कारणों की खोज करके उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। आगे है लागत लेखांकन की पद्धतियाँ, मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। लागत लेखांकन की मूल रूप से 3 पद्धतियाँ हैं। पहला है आदेशानुसार उत्पाद उपकार्य लागत लेखांकन पद्धति। दूसरा है सतत उत्पाद प्रक्रिया लागत लेखांकन पद्धति। तीसरा है मिश्रित लागत पद्धति और तथा चौथा है अन्य लागत पद्धतियाँ। अब हम इनको सबको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं, यानी इनका वर्णन देखते हैं। पहला है आदेशानुसार उत्पाद या उपकार्य लागत लेखांकन पद्धति। यह पद्धति वहाँ लागू की जाती है जहाँ की उत्पादन की एक इकाई होती है या यह इकाई अपने आप में पूर्ण होती है, जैसे भवन निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, साबुन उद्योग आदि। इस पद्धति के कई प्रकार हैं, जैसे ठेका लागत, समूह लागत आदि। इसके निम्नलिखित कई प्रकार हैं। पहला है उपकार्य लागत लेखांकन। उपकार्य लागत लेखांकन का प्रयोग उन उद्योगों में हो सकता है जहां इकाई एक व पूर्ण हो, परंतु कार्य कारखाने में ही संपन्न होता है, जैसे छापेखाने का काम, सिलाई व चित्रकारी का काम आदि। दूसरा, ठेका लागत लेखांकन। यह उपकार्य लागत लेखांकन का एक प्रकार है जिसमें कार्य कारखाने में न होकर कार्यस्थल पर संभव होता है और ये प्राय लंबी अवधि तक चलता है। इसे एक पूर्व निर्धारित समय में समाप्त करना होता है, इसीलिए हम इसे सावधि लागत लेखांकन भी कहते हैं, जैसे सड़क, भवन, जहाज निर्माण आदि। तीसरा है लागत जोड़ लेखांकन। यह एक प्रकार से ठेका लागत पद्धति का ही हिस्सा है। इसमें ठेका देते समय ठेका मूल्य तय नहीं किया जाता, बल्कि कुल वास्तविक लागत में एक पूर्व निर्धारित लाभ या लाभ का प्रतिशत जोड़कर ठेकादाता ठेकेदार को भुगतान कर देता है। और इस प्रकार के ठेके में पहले से ही तय होना चाहिए कि लागत में क्या क्या शामिल करेंगे। नए प्रकार की वस्तु या लंबे समय तक चलने वाले कार्य के लिए ये पद्धति उपयुक्त है। चौथा, समूह अथवा खेप लागत लेखांकन। इस पद्धति में वस्तुओं का निर्माण एक निश्चित संख्या में होता है, जो कि आर्थिक खेप मात्रा कहलाती है। इस पद्धति में ग्राहक के निर्देशानुसार मात्रा से भी अधिक का निर्माण करके शेष वस्तुएं दूसरे उपभोक्ता को विक्रय करना संभव होता है, जैसे बिस्कुट, खिलौने, दवाइयों आदि का निर्माण। तो पहला हमारा हुआ आदेशानुसार उत्पाद या उपकार्य लागत लेखांकन पद्धति। दूसरी हमारी पद्धति है सतत उत्पाद अथवा प्रक्रिया लागत लेखांकन पद्धति।
ये क्या पद्धति है, इसमें अनेक उद्योग हमारे ऐसे हैं जिसमें विशिष्ट प्रकार के उत्पाद का निर्माण सतत प्रक्रिया द्वारा होता है। वस्तु का निर्माण करने से पहले ग्राहक के आदेश की इसमें प्रतीक्षा, उसका इंतजार नहीं किया जाता। इसके कई प्रकार हैं, जैसे प्रक्रिया लागत लेखांकन। अनेक उद्योगों में वस्तुओं का निर्माण विभिन्न चरणों में होता है और एक प्रक्रिया से गुजरने के पश्चात माल दूसरी प्रक्रिया के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे तेल बनाना, साबुन व वस्त्र उद्योग आदि। प्रक्रिया लागत लेखांकन में प्रत्येक प्रक्रिया के अलग अलग खाते बनाए जाते हैं एवं इसके साथ ही सामान्य क्षय, असामान्य क्षय एवं असामान्य बचत के खाते भी बनाए जाते हैं। दूसरा है क्रिया लागत लेखांकन पद्धति। जब एक ही प्रक्रिया में वस्तु का निर्माण करने हेतु अनेक क्रिया की जाती है तो लागत के सही निर्धारण एवं नियंत्रण हेतु प्रत्येक प्रक्रिया की लागत ज्ञात की जाती है। जैसे कपड़े की छपाई करने के लिए कपड़े पर कलफ चढ़ाना, उस पर एक से अधिक रंगों में छपाई करना, कपड़ों पर प्रेस करना और थान बनाना आदि। थर्ड है इकाई लागत लेखांकन। जब किसी वस्तु का उत्पादन एक ही प्रक्रिया में समाप्त हो जाए तो उस प्रक्रिया की लागत प्रदर्शित करते हुए जो खाता बनाया जाता है उसे उत्पादन खाता कहते हैं। इकाई लागत लेखांकन में लागत प्रतिवेदन बनाकर हम प्रति इकाई लागत ज्ञात की जाती है या कर सकते हैं, परंतु इसमें इकाई लागत लेखांकन एक प्रकार से प्रक्रिया लागत लेखांकन ही है। चौथा, परिचालन लागत पद्धति। जब एक प्रक्रिया में किसी वस्तु का निर्माण न होकर किसी सेवा का सृजन होता है तो ऐसी सेवा की प्रति इकाई लागत ज्ञात करने की पद्धति परिचालन लागत पद्धति कहलाती है। यह पद्धति उन उद्योगों में काम आती है जो वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते परंतु सेवा का उत्पादन करते हैं, जैसे यातायात, होटल व विद्युत वितरण में संलग्न उद्योग। तो ये दो हमारी पद्धतियाँ हुई। तीसरी हमारी पद्धति है बहुसंख्यक लागत लेखांकन पद्धति। अनेक उद्योग हमारे ऐसे हैं जिनकी नेचर या प्रकृति इस प्रकार की होती है कि उत्पादन के दौरान उपकार्य लागत लेखांकन पद्धति एवं प्रक्रिया लागत लेखांकन पद्धति दोनों का ही प्रयोग होता है। जैसे दाल मिल या खाद्य तेल मिल में दाल अथवा तेल का एक प्रक्रिया में उत्पादन होता है, अतः इसके लिए प्रक्रिया लागत लेखांकन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। परंतु ग्राहक द्वारा तिलहन लाने पर तेल मिल प्रति क्विंटल मूल्य वसूल करके तिलहन को खल एवं तेल में बदलकर ग्राहक को प्रदान करती है। ऐसी दशा में उपकार्य लागत विधि का प्रयोग किया जाता है। चौथा है अन्य लागत लेखांकन पद्धतियाँ। इसके अतिरिक्त भी कुछ प्रकार के उत्पादनों में विशेष प्रकार की पद्धति का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो मुख्य रूप से हमारी 3 ही पद्धतियाँ हैं, लेकिन कुछ अन्य पद्धतियाँ भी दी गई हैं। जैसे कि पहला इसका है अन्य लागत लेखांकन पद्धतियों में समविलयन लागत लेखांकन पद्धति। कुछ उद्योग में कई प्रकार के पुर्जों का निर्माण करके उन्हें संकलित किया जाता है। प्रत्येक पुर्जे की लागत अलग अलग तरीके से गणना की जा सकती है, जैसे साइकिल, कार, इंजन आदि के निर्माण में संलग्न उद्योग। दूसरा, विभागीय लागत पद्धति। इस विधि का प्रत्येक विभाग की लागत पृथक पृथक गणना करके लागतों का तुलनात्मक अध्ययन करके किया जाता है। और तीसरा, लास्ट, कृषि लागत निर्धारण। कई कारणों से कृषि उद्योग का लागत निर्धारण अन्य उद्योगों के लागत निर्धारण से भिन्न है, अतः कृषि कार्य की लागत ज्ञात करने हेतु कृषि लागत विधि का प्रयोग किया जाता है। भारत में ये विधि पूर्ण प्रचलित नहीं है। तो कहने का मतलब है हमारी मुख्य रूप से 3 ही पद्धतियाँ हैं, वही पद्धतियाँ काम में आती हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे फिर नेक्स्ट टॉपिक पर देखेंगे।